हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर 4 में हम लोग बात करेंगे फेज़र डायग्राम ऑफ लोडेड अल्टरनेटर, वोल्टेज रेगुलेशन, थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन पार्ट, एंड देन केवीए रेटिंग ऑफ अल्टरनेटर। तो आते हैं स्लाइड 1 पर। फेज़र डायग्राम ऑफ लोडेड अल्टरनेटर। तो प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने वोल्टेज इक्वेशन स्टडी की थी। ई फेज़ इज इक्वल टू वी फेज़ प्लस आई ए आर ए प्लस आई ए एक्सेस, वेयर एक्सेस इज़ दी सिंक्रोनस रिएक्टेंस। अब इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे वाया फेज़र डायग्राम। तो हमारे पास 3 कंडीशंस रहती हैं जब हम किसी मशीन के लिए फेज़र डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मैं ट्रांसफार्मर को रिलेट करूं तो आपने ट्रांसफार्मर का फेज़र डायग्राम स्टडी किया था लैगिंग पावर फैक्टर के लिए, लीडिंग पावर फैक्टर के लिए और यूनिटी पावर फैक्टर के लिए। सिमिलरली हम लोग सिंक्रोनस अल्टरनेटर का भी फेज़र डायग्राम स्टडी करते हैं 3 कंडीशन के लिए: लैगिंग पावर फैक्टर लोड, लीडिंग पावर फैक्टर लोड एंड लास्ट यूनिटी पावर फैक्टर लोड। और इन तीनों ही में हमको जो ये इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई करना होता है। सिंपल सा मीनिंग है कि एक फेज़र सम निकालते हैं, हम एक वेक्टर की तरह इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके हम ई फेज़ को कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स बाय अप्लाइंग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फेज़र्स। तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। तो पहला है हमारा फेज़र डायग्राम ऑफ लोडेड अल्टरनेटर फॉर लैगिंग पावर फैक्टर लोड। अगर लैगिंग पावर फैक्टर लोड है तो हमको क्या करना है? तो हमको सबसे पहले एक फेज़र डायग्राम ड्रॉ करना है लैगिंग पावर फैक्टर के लिए, और आपको एक रिलेशन डिराइव करना है बिटवीन ई फेज़ एंड वी फेज़। ई क्या है हमारा इंड्यूस ईएमएफ, वी क्या है हमारा टर्मिनल वोल्टेज। तो सबसे पहले तो हम फेज़र डायग्राम ड्रॉ कर लें। तो साइड में मैंने इसका फेज़र डायग्राम आपको दिया है। लैगिंग पावर फैक्टर की बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा आई ए है, आर्मेचर करंट है, वो वी फेज़ को लैग कर रहा होगा बाय एन एंगल फाई। तो मैंने रेफरेंस क्वांटिटी आपकी आर्मेचर करंट को ले लिया आई ए। इसके रिस्पेक्ट में जो वी फेज़ है वो फाई एंगल से लीड कर रहा है आई ए के रिस्पेक्ट में, ठीक। लेकिन करंट के रिस्पेक्ट में ही बताते हैं हम। तो आई ए लैग कर रहा है वी फेज़ को बाय एन एंगल फाई। अब अपनी वोल्टेज इक्वेशन को हम सेटिस्फाई करते हैं। तो जो नेक्स्ट टर्म है हमारा आई ए आर ए, वो किस डायरेक्शन में होगा? आर्मेचर करंट के डायरेक्शन में। तो हमने आई ए आर ए का फेज़र पैरेलल टू आई ए ड्रॉ कर लिया। तो नेक्स्ट क्वांटिटी है या नेक्स्ट ड्रॉप है आपका आई ए एक्सेस। ये हमारा इंडक्टिव ड्रॉप है, तो ये आई ए पर 90 डिग्री होगा, हमने ड्रॉ कर लिया। देन वी फेज़, आई ए आर ए और आई ए एक्सेस, इन 3 फेज़र का सम क्या है हमारा? ई फेज़। तो हमने ई फेज़ ड्रॉ कर लिया जो आपका मीट किया एट पॉइंट सी। अब एक डॉटेड लाइन दिख रही है आपको ए से लेके सी तक। ये डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है आई ए जेड एस, वेयर जेड एस इज़ द सिंक्रोनस इम्पीडेंस। साइड में मैंने सारे पैरामीटर्स लिखे हैं। ओ ए आपका वी फेज़ है, ए बी आपके आई ए आर ए ड्रॉप है, बी सी आपका आई ए एक्सेस ड्रॉप है, ओ सी आपका ई फेज़, देन ए सी आपका आई ए जेड एस ड्रॉप है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब इस फेज़र डायग्राम को देखते हुए हमने प्रॉपर्टीज़ लगाई। क्या? पाइथागोरस थ्योरम लगाई इन ट्रायंगल ओ सी ई। ओ सी ई, तो आप अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो क्या? ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। और हमारा ओ सी क्या है? ई फेज़ स्क्वायर। ओ ई क्या है? ओ डी प्लस डी ई। सिमिलरली ई सी क्या है हमारा? बी ई प्लस बी सी। और इन सब की फेज़र क्वांटिटी के फेज़र कंपोनेंट रिजॉल्व किए
वैल्यू पुट की तो आपको एक इक्वेशन मिली, ई फेज़ इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी फेज़ कॉस फाई प्लस आई ए आर ए का होल स्क्वायर प्लस वी फेज़ साइन फाई प्लस आई ए एक्स का होल स्क्वायर। फॉर दिस इक्वेशन द वैल्यू ऑफ इंड्यूस ई एम एफ कैन बी कैलकुलेटेड। अगर अब इस केस पे कोई न्यूमेरिकल मिलता है फॉर लैगिंग पावर फैक्टर तो हम ई फेज़ की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट, लीडिंग पावर फैक्टर लोड। लीडिंग पावर फैक्टर से मतलब है कि आपका इस केस में जो आर्मेचर करंट है वो वोल्टेज को फाई एंगल लीड करेगा। तो ज़रा फेज़र डायग्राम में देखिए, मैंने फिर से आई ए को रेफरेंस लिया और वी फेज़ और आई ए के बीच में एंगल मैंने फाई मेंशन किया। ओके, दिख रहा है फेज़र डायग्राम में। नेक्स्ट हमारा क्या है, अब इसी वी फेज़ पे आप आई ए आर ए का ड्रॉप पैरेलल टू आई ए फेज़र, पैरेलल टू आई ए आपने ड्रॉ किया। देन आई ए आर ए जहाँ पर एक ड्रॉप ख़त्म हो रहा है वहाँ से आपने एक और ड्रॉप आई ए एक्सेस 90 डिग्री पर ड्रॉ किया। देन वी फेज़ प्लस आई ए आर ए प्लस आई ए एक्सेस, इन सब का रिजल्टेंट ई फेज़ आपने डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर दिया। ई फेज़ आपको दिख रहा होगा, ए से डी जो लाइन है ज्वाइन कर रही है वो है आपका ई फेज़। तो फेज़र डायग्राम ड्रॉ हो गया। जब एक बार फेज़र डायग्राम ड्रॉ हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है हम अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट कर देते हैं। हमने एक परपेंडिकुलर किया, ठीक, जो कि डी पॉइंट से किया और एक ई पॉइंट से इंटरसेक्ट किया। ओके, अब कैलकुलेशन देख लेते हैं। अगेन हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की, ओसी, फिर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद हमने कंपोनेंट रिजॉल्व करके जिनकी जो वैल्यूज़ पुट की थी, ठीक, और उसको सॉल्व किया तो जो हमको इक्वेशन मिली वो मिली आपको ई फेज़ इज़ इक्वल टू वी फेज़ कॉस फाई प्लस आई ए आर ए का होल स्क्वायर प्लस वी फेज़ साइन फाई माइनस आई ए एक्स का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट के अंदर या टू पावर 1/2। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट the sign of IA axis is negative as against is positive for lagging power factor load. This is because axis consists of XAR, that is armature reaction reactance. Armature reaction is demagnetizing for lagging while magnetizing for leading power factor load. So sign of IA axis is opposite for lagging एंड लीडिंग पावर फैक्टर कंडीशन। दोनों के केस में जो साइन का डिफरेंस आ रहा है, एक में लैगिंग में पॉजिटिव आ रहा है, लीडिंग में निगेटिव आ रहा है। ये निगेटिव आने का रीज़न क्या है हमारे लिए, आर्मेचर रिएक्शन, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन एक केस में आपका डीमैग्नेटाइजिंग है और एक केस में आपका मैग्नेटाइजिंग है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट केस थर्ड। केस थर्ड आपको फेज़र डायग्राम किसके लिए बनाना है, यूनिटी पावर फैक्टर लोड। यूनिटी पावर फैक्टर लोड, ये आपकी थर्ड कंडीशन है। मतलब आई ए और वी फेज़ आपका सेम फेज़ में है। तो फेज़र डायग्राम को देखिए, आई ए मेरा रेफरेंस हो गया, वी फेज़ आपने ड्रॉ किया। अब वी फेज़ के बाद जो हमें अगला ड्रॉप करना है वो है आई ए आर ए, वो भी किस डायरेक्शन में होगा, आर्मेचर करंट के डायरेक्शन में। इस पर 90 डिग्री आई ए एक्सेस और लास्ट वी फेज़ प्लस आई ए आर ए प्लस आई ए एक्सेस क्या होगा हमारा, ई फेज़। और मैंने ए से लेके सी तक एक डॉटेड लाइन ज्वाइन की जो कि हमारा क्या हो जाएगा, आई ए जेड एस, और जेड एस क्या है हमारा, सिंक्रोनस इम्पीडेंस। तो अगर हम फेज़र डायग्राम को देखेंगे और इस फेज़र डायग्राम में जो आपका ट्रायंगल है ओ बी सी, अब अगर इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा, ई फेज़ इज़ इक्वल टू वी फेज़ प्लस आई ए आर ए का होल स्क्वायर प्लस आई ए एक्सेस का
होल स्क्वायर और अंडर रूट के अंदर ये सारा। तो ये मिलेगा हमको फॉर यूनिटी पावर फैक्टर लोड। तो अब हमको क्या करना है कि हमने तीनों तो पढ़ लिए, तो एक जनरल इक्वेशन बन जाती है, ठीक, जिसमें हम लिख देते हैं कि जो पॉजिटिव साइन है वो लैगिंग पावर फैक्टर के लिए, जो नेगेटिव साइन है वो लीडिंग पावर फैक्टर के लिए जो हमारी लोड है। ओके, जो जनरल इक्वेशन बन जाती है वो ऐसे मैंने लिख रखी है, ई फेज इज इक्वल टू वी फेज कॉस फाई प्लस आई आर ए प्लस वी फेज साइन फाई प्लस माइनस आई ए एक्सेस। अब इस इक्वेशन में प्लस और माइनस को डिनोट कर दिया। हमने देखा कि वी फेज है हमारा टर्मिनल वोल्टेज और आई ए हमारा आर्मेचर फुल लोड आर्मेचर करंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ एन अल्टरनेटर। डेफिनेशन आसान, फॉर्मूला और भी आसान, बट एनालिसिस से मतलब है मेथड्स ऑफ फाइंडिंग वोल्टेज रेगुलेशन। ये बहुत डिफ़िकल्ट और समझना उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट और समझाना भी उतना ही डिफ़िकल्ट। तो हम पहले तो वोल्टेज रेगुलेशन की डेफिनेशन बताता हूँ, फिर हम फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं, देन डिफरेंट मेथड्स। तो वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ एन अल्टरनेटर is defined as the change in its terminal voltage when full load is removed, keeping field excitation and speed constant divided by the rated terminal voltage। मतलब क्या हुआ कि अगर हमको पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है तो ई ए माइनस वी अपॉन वी कर दें, परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें। ये क्या है हमारा जनरेटेड ईएमएफ, वी क्या है हमारा टर्मिनल वोल्टेज, ठीक। और इन टर्म्स ऑफ अल्टरनेटर बात करें तो हमारा ई ए क्या है ई फेस, वी क्या है हमारा वी फेस। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ एन अल्टरनेटर इज इक्वल टू ई फेस माइनस वी फेस अपॉन वी फेस मल्टीप्लाइड बाय 100, वेयर ई फेस क्या है नो लोड इंड्यूस्ड ईएमएफ, वी फेस क्या है हमारा टर्मिनल वोल्टेज, क्या है हमारा टर्मिनल वोल्टेज एट लोड। तो मतलब क्या निकलता है, तो मैंने एक आपके सामने लोड कैरेक्टरिस्टिक बना रखी है, किसकी, एक अल्टरनेटर की, दिख रही हैं आपको। तो वोल्टेज द वैल्यू ऑफ रेगुलेशन नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन द लोड करंट बट ऑल्सो ऑन द पावर फैक्टर ऑफ द लोड। एक तो पॉइंट क्या लिखा कि जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो हमारा पावर फैक्टर ऑफ द लोड पे भी डिपेंड करता है। फॉर लैगिंग एंड यूनिटी पावर फैक्टर कंडीशन देयर इज़ ऑलवेज ड्रॉप इन द टर्मिनल वोल्टेज एंड रेगुलेशन वैल्यूज़ आर ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब कि यूनिटी पावर फैक्टर और लैगिंग पावर फैक्टर की बात करेंगे तो वोल्टेज रेगुलेशन मेरा कैसा आएगा, पॉजिटिव। while the leading capacitive load condition the terminal voltage increases as load current increases, hence regulation is negative। तो अगर लीडिंग पावर फैक्टर की बात करें तो वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू निगेटिव चली जाएगी, और वही जो रिलेशनशिप है वो इसमें दिखाया गया है। कहने का मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है। ये तीन कंडीशन हो सकती हैं फॉर वोल्टेज रेगुलेशन। फॉर्मूला याद रखिएगा, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ एन अल्टरनेटर इज इक्वल टू ई फेज माइनस वी फेज अपॉन वी फेज मल्टीप्लाइड बाई 100। नाउ कम टू द नेक्स्ट, केवीए रेटिंग। लेकिन एक चीज़ बता दूं, जो हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, अभी हम जब इसके बाद का जो लेक्चर होगा उसमें हाउ टू डिटरमाइन वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ एन अल्टरनेटर, तो यहाँ पर कुछ मेथड्स रहेंगे उस लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे, जैसे डायरेक्ट मेथड ऑफ लोडिंग। हम वोल्टेज रेगुलेशन कैसे फाइंड करें, पहला क्या है हमारा डायरेक्ट मेथड ऑफ लोडिंग। एक है आपका ईएमएफ मेथड,
एक है आपका MMF मेथड, एम्पियर्स टर्न मेथड, एक है आपका ज़ीरो पावर फैक्टर मेथड, जिसे आप पोर्ट्रेट ट्रायंगल मेथड भी कहते हो। तो प्लीज़ आप आगे लेक्चर्स को सुनते रहिएगा ताकि ये मेथड्स आपको क्लियर हो। नाउ अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे, जो इस पीपीटी का या इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है, वो है मेरा केवीए रेटिंग ऑफ एन अल्टरनेटर। एक्चुअली में आपने देखा होगा कि जब आप मोटर वगैरह पढ़ते हो तो उसकी रेटिंग किलोवाट में होती है, लेकिन आपको याद हो, अगर आपने ट्रांसफार्मर पढ़ा था इलेक्ट्रिक मशीन फर्स्ट में, तो उसकी रेटिंग केवीए में थी। और यहाँ पर सिंक्रोनस मशीन या सिंक्रोनस अल्टरनेटर जो है, इसकी भी रेटिंग्स आपको केवीए में दे रखी हैं। तो केवीए में रेटिंग देने का क्या मतलब है? एक्चुअली में किलोवाट जो है वो क्या है समझना, और केवीए क्यों दे रहे हैं ये समझना है। तो एक सिंपल सा मैंने पैराग्राफ लिखा है, जिसे जस्ट रीड आउट से आपको समझ में आ जाएगा कि हम अपनी रेटिंग्स को केवीए में क्यों दे रहे हैं। तो पावर रेटिंग ऑफ एन अल्टरनेटर इज़ डिफाइंड एज द पावर which can be delivered by an alternator safely and effectively under some specific condition। ये तो डेफिनेशन होगी रेटिंग ऑफ अल्टरनेटर की। नाउ इंक्रीज लोड इंक्रीजेज लॉसेस इन द अल्टरनेटर। जैसे जैसे आप लोड इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे लॉसेस भी इंक्रीज़ करेंगी, विच लीड्स टू अ टेम्परेचर राइज ऑफ द मशीन। द कंडक्टर एंड इंसुलेटर पार्ट of the machine have some specific overheating withstand limit. The manufacturer so specify the power rating of an alternator that at the maximum load the temperature rise or different part of the machine does not cross the specific safe limit। अब क्या है कि जब मैन्युफैक्चरर इन मशीन्स को बनाता है, चाहे वो अल्टरनेटर हो चाहे वो ट्रांसफार्मर हो, तो उस पर उसकी स्पेसिफिक रेटिंग्स लिखता है कि भाई ये जो मशीन का पार्ट है ये बस इतना ही करंट बियर कर सकता है, या फिर ये इतना वोल्टेज बियर कर सकता है, या फिर इस पार्ट के लिए इतना टेम्परेचर राइज है। इससे ज़्यादा आप चीज़ें बढ़ाओगे तो उस पार्ट की डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये ऑलरेडी रिटन होता है, आपके जो भी मशीन है उसके पैनल पे, उसके बोर्ड पर लिखा रहता है, जो मैन्युफैक्चरर आपको देता है। तो अब क्या होता है, जो हमारा कॉपर लॉस है, द कॉपर लॉसेस नॉर्मली बोलते हैं हम इनको I²R लॉसेस, वेरीज विथ आर्मेचर करंट एंड कोर लॉसेस वेरी विथ वोल्टेज। ये दो लॉसेस हैं, एक वेरी विथ आर्मेचर करंट, एक वेरी विथ वोल्टेज। द टेम्परेचर राइज और हीटिंग ऑफ अल्टरनेटर डिपेंड्स अपॉन क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ कॉपर लॉसेस एंड कोर लॉसेस। मतलब जो हमारे अल्टरनेटर है उसका जो टेम्परेचर राइज है वो टोटली डिपेंड ऑन कॉपर लॉसेस और आयरन लॉसेस, और दोनों ही क्या है I²R लॉसेस, और एक क्या है आयरन लॉसेस। एक करंट के प्रोपोर्शनल है, एक वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है। मतलब समझ रहे हैं ना, एक लॉस करंट के प्रोपोर्शन है, क्यों? क्योंकि I²R लॉसेस है। एक आपका वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है जो कि आयरन लॉसेस है, नॉर्मली कोर लॉसेस बोल रहे हैं आपको। तो हम कहते हैं कि देयर इज़ नो रोल ऑफ पावर फैक्टर। क्या कहते हैं कि नो रोल ऑफ पावर फैक्टर, नो रोल ऑफ पावर फैक्टर अपॉन दीज लॉसेस। आयरन लॉस, कॉपर लॉस, इन दोनों लॉसेस पे पावर फैक्टर का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं है। Hence the rating of alternator are given in the order of VA और KVA और MVA। मतलब साफ है, मतलब ये है मेरा कि जैसे किलोवाट में अगर रेटिंग दी जा रही है तो किलोवाट क्या मतलब निकला, उसमें पावर फैक्टर का भी रोल रहा। भाई पावर क्या है, VI cos phi। ठीक, क्या पावर है, VI cos phi। तो उसमें पावर फैक्टर का रोल रहता है। लेकिन नॉर्मली हमने देखा ट्रांसफार्मर और सिंक्रोनस अल्टरनेटर में जो आपके लॉसेस हैं, ठीक, वो किस पे डिपेंडेंट है, आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड वोल्टेज। कोई रोल नहीं है उसमें पावर फैक्टर का। तो सिंपली हम कह देते हैं कि जो रेटिंग ऑफ अल्टरनेटर है वो प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड करंट, मतलब VA, मतलब KVA, मतलब MVA।
दैट्स वाई द रेटिंग ऑफ सिंक्रोनस अल्टरनेटर इज़ इन kVA। तो अब वही प्रीवियस चीज़ हम फिर से सारी चीज़ें हम रिपीट करते हैं अपने लास्ट लेक्चर में, जैसे हमेशा करते हैं। तो हम आते हैं अपने पहले पॉइंट पे, जो कि हमारी फेज़र डायग्राम ऑफ लोडेड अल्टरनेटर। फेज़र डायग्राम तो हमने एक अपनी प्रीवियस वाली वोल्टेज इक्वेशन मैंने यहाँ लिख ली, जो इससे पहले वाले लेक्चर 3 में थी। अब उसी इक्वेशन को हमने तीन कंडीशन पे इसके लिए फेज़र डायग्राम ड्रॉ करने हैं और एक ई फेज़ का कैलकुलेशन करना है। तो 3 कंडीशन कौन सी हैं? लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी। तो लैगिंग पावर फैक्टर के लिए मैंने फेज़र डायग्राम कर लिया, किसके लिए? लोडेड अल्टरनेटर का ड्रॉ कर लिया। रेफरेंस क्वांटिटी IA ली, उसके रिस्पेक्ट में चूँकि लैगिंग है तो वी फेज़ ड्रॉ किया, देन IARA, देन IAXS और फाइनली ई फेज़। पाइथागोरस थ्योरम लगाई और ई फेज़ की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। सिमिलरली लीडिंग पावर फैक्टर के लिए मैंने ये चीज़ कैलकुलेट की। इस केस के लिए भी हमने फेज़र डायग्राम किया और इक्वेशन कैलकुलेट कर ली या फाइंड कर ली। दोनों ही केस में मैंने बस एक में लैगिंग के केस में पॉजिटिव साइन मिला और लीडिंग के केस में इस इक्वेशन में एक जगह नेगेटिव साइन मिला। और बताया क्यों मिला, क्योंकि सेकंड केस में आपका जो आर्मेचर रिएक्शन है वो अपना रोल प्ले कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक में वो डीमैग्नेटाइजिंग है और एक में मैग्नेटाइजिंग है। देन हम थर्ड केस में, जो कि बहुत आसान, इसमें सिंपल सा आप फेज़र डायग्राम ड्रॉ कर लिए। फेज़र डायग्राम भी आसान बनता है क्योंकि दोनों ही सेम फेज़ में यूनिटी पावर फैक्टर है। इक्वेशन ड्रॉ कर ली, देन एक जनरल इक्वेशन लिखी, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का मतलब बता दिया कि भाई ये लैगिंग के लिए और ये लीडिंग के लिए है। आफ्टर दैट मैं आया वोल्टेज रेगुलेशन पे। वोल्टेज रेगुलेशन को डिफ़ाइन किया, ठीक, बताया कि भाई पॉजिटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। और उससे ही रिलेटेड एक टर्मिनल वोल्टेज के लिए और लोड करंट के लिए बीच में कर्व ड्रॉ कर लिया, जिसमें बताया कि अगर पावर फैक्टर यूनिटी है और लैगिंग है तो वोल्टेज रेगुलेशन कैसा आएगा आपका? पॉजिटिव। लीडिंग हो जाए तो वोल्टेज रेगुलेशन कैसा आएगा? नेगेटिव। और वोल्टेज रेगुलेशन जीरो भी हो सकता है। इसे फाइंड करने के समझ में तो आ गया, ई फेज़ माइनस वी फेज़ अपॉन वी फेज़ मल्टीप्लाइड बाई 100। बट इसे फाइंड करने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट मेथड है और बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि मेथड भी आसान नहीं है। मेथड बहुत अच्छे से समझना है और मैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत 1 बाय 1 बहुत अच्छे से समझाऊंगा भी। तो कुछ मेथड्स हैं, जैसे डायरेक्ट लोडिंग मेथड हो गया, सॉरी। दूसरा आपका सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड, जिसे आप EMF मेथड भी कहते हो। एम्पियर टर्न मेथड, जिसे आप MMF मेथड कहते हो। जीरो पावर फैक्टर मेथड, जिसे आप पोर्टियर ट्रायंगल मेथड भी कहते हो। तीनों मेथड बहुत बार पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हम अपने लास्ट टॉपिक पे आए, KVA रेटिंग ऑफ अल्टरनेटर की रेटिंग KVA में क्यों होती है? तो हमने बताया कि किसी भी मशीन की जो रेटिंग है डिपेंड्स ऑन इट्स लॉसेस। अगर उसके लॉसेस वोल्टेज, करंट और पावर फैक्टर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहे हैं तो किलोवाट में होगी। अगर उसके लॉसेस वोल्टेज और करंट के ही प्रोपोर्शनल हैं तो रेटिंग आपकी KVA में होगी। तो इन केस ऑफ सिंक्रोनस अल्टरनेटर जो हमारे लॉसेस हैं टोटली डिपेंड्स ऑन आयरन एंड कॉपर। तो आयरन लॉसेस हमारे आई स्क्वायर R लॉसेस हैं, जो कि डिपेंड ऑन हमारे करंट पर, और हमारे कोर लॉसेस डिपेंड्स ऑन वोल्टेज। दैट्स वाई देयर इज़ नो रोल ऑफ पावर फैक्टर, hence the rating of alternator generally given in kilowatt, KVA and MVA। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।